नमस्कार, गांव जवार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत चौहान और आप मेरे साथ देखेंगे गांव जवार न्यूज की खास खबर। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबर पर। आपके अपने चैनल गांव जवार न्यूज में स्वागत है। मैं शिव प्रकाश तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इसी क्रम में मैं आया हूं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के बिशुनपुर गांव में, और यहां पर हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रवादी चिंतक अजय मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में चुनाव लगभग 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और आखिरी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, और सारे ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और उनके समर्थक भी जोशो खरोश के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो इस वर्तमान चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? वर्तमान चुनाव देश के लिए बड़ा दूरगामी सिद्ध होगा और वर्तमान चुनाव में एक रूपरेखा तय होगी आने वाले भारत की। 22वीं 21वीं सदी के भारत की एक रूपरेखा तय होगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल अभी तो मुख्यमंत्री बनाना है जी, लेकिन मैं अपना एक नजरिया पेश कर रहा हूं आपके सामने कि यह सरकार राष्ट्रवाद को लेके, अंतरराष्ट्रवाद को लेके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, यहाँ तक कि अगर गांव स्तर पे भी देखा जाए तो बड़ी सफल सरकार है। सबसे बढ़कर इस सरकार ने, जैसे गांव में लोग आज भी, जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं वह कहते हैं कि इस सरकार ने महंगाई बढ़ा दिया है। सारी चीजों के भाव वही हैं, केवल बढ़ा है तो थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है पाम ऑयल और रिफाइन ऑयल और ये सरसों के तेल का दाम। अन्यथा मुझे और नहीं लगता कि किसी चीज में ज्यादा महंगाई आई हो। थोड़ा मोबाइल के रिचार्ज वगैरह बढ़े हैं, बाकी कुल मिला जुला के अगर देश की उन्नति करना है, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाना है, संचार को बेहतरीन बनाना है, रोड को बेहतरीन बनाना है, रेलवे को बेहतरीन बनाना है, और मतलब इस तरह से करके आधारभूत ढांचे को अगर व्यवस्थित करना है, प्रदेश में निवेश आए ऐसा माहौल तैयार करना है कि नई नई कंपनियां आए, खुद ही रोजगार बढ़ेगा। जी, खुद ही रोजगार बढ़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में और कई बार के चुनाव में देखा गया, आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सीधा मुकाबला रहता है। तो अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में और आजमगढ़ में चुनाव की क्या स्थिति रहेगी? क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है, या फिर कोई और पार्टी है जो इस चुनाव में कुछ नया करिश्मा करने जा रही है? देखिए, मेरा अपना मानना है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है जी। गोपालपुर विधानसभा में हो सकता है त्रिकोणीय हो जी, और आजमगढ़ वैसे भले सपा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार आजमगढ़ में सपा को कड़ी टक्कर मिलेगी जी, मेरा अपना जहां तक मानना है। और मुझे लगता है कि यहाँ की लगभग आधी सीटें बीजेपी भी जीत रही है और आधी सीटों में सपा बसपा दोनों जीतेंगी। हो सकता है बसपा एक आध सीट पा जाए जी, लेकिन आधी सीटें तो बीजेपी पाएगी ही पाएगी। और लगभग इसी तरह से मान के चलिए कि 7 सीट में 3 बीजेपी पाएगी, 3 समाजवादी पार्टी पाएगी। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ में देखा जाए तो सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होता दिख रहा है। लेकिन कहीं बहुत सारे सवाल भी लोगों के, चूंकि रूलिंग पार्टी जब कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है, सरकार में रहती है, तो उसका विरोध भी होता है और कई सारे विरोध के मुद्दे भी सामने दिख रहे हैं कि एक युवा बेरोजगारी का मुद्दा बहुत जोर शोर से, और शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का मामला है। शिक्षा मित्र बहुत सारे उनको परमानेंट नहीं किया गया है, और छुट्टा पशु हैं, ये सारी समस्याएं भी बहुत सारी हैं। तो ऐसे में ये सारी समस्याओं की वजह से क्या पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है? देखिए, यह बड़े विडंबना की बात है। भारत के लोग जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, वह लोग अपने आप को बेरोजगार मानते हैं। यह नहीं मानते कि अगर मेरे पास छोटी मोटी कोई दुकान है तो मैं रोजगार कर रहा हूँ, या यह लोग नहीं मानते कि
तमाम प्राइवेट जॉब्स हैं, तमाम मतलब यहाँ तक कि आप जानिए कि अगर आपको एक दिन लेबर और मिस्त्री भी चाहिए तो उसको भी 300 रुपया मिलता है, मिस्त्री को 600 रुपया मिलता है, राजगीर को आप खोजने जाएंगे तो आपको कोई खाली नहीं मिलेगा। इसी तरह से बढ़ई है, कारपेंटर वगैरह हैं, और जो लोग मतलब बाकी काम जो करते हैं, चाहे लोहे का करें, लकड़ी का करें, या राजगीर का काम करें, या गाड़ी वगैरह बनाना बिगाड़ना, ये सब मोटरसाइकिल वगैरह की रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ मिला जाए, अगर उन लोगों से भी पूछा जाए तो हम भी कहेंगे मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगारी का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं है। अगर आप कृषि कार्य में भी लगे हुए हैं तो आप बेरोजगार नहीं माने जाएंगे। हाँ, ये है कि ऐसा भी नहीं कि सरकार ने सभी लोग सरकारी पदों पे सेवारत थे और सरकार ने आते ही सबको हटा दिया, ऐसा भी नहीं है। जो लोग जहाँ काम कर रहे थे वहीं काम कर रहे हैं। सरकार ने इस मोर्चे पे बहुत बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत में के हर राज्य में, हर जिले में, हर गाँव में लागू है, आप उसका लाभ लीजिए। आपको 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन हो रहा है, आप लोन लेके कोई बड़ा कारोबार करिए, छोटा कारोबार करिए। तो यह बेरोजगारी, उसको तो मैं यह कहूंगा कि जिन बूढ़ा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। तो रहा किनारे बैठ मतलब आपके कहने का मतलब सरकारी नौकरी के अलावा जो प्राइवेट जो व्यवस्थाएं हैं, आप निजी रोजगार के द्वारा भी पैसे कमा सकते हैं। आपका कहने का मतलब मोटा मोटी यही है। और एक सवाल और आपसे मैं लेना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, जब कोई भी राज्य के लोग तभी असंतुष्ट रहते हैं जब एक वर्ग को फैसिलिटेट किया जाए, एक वर्ग को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाए, एक वर्ग के लोगों की भर्तियां की जाएं, या भाई भतीजावाद हो, परिवारवाद हो, नात रिश्तेदारवाद हो, तो ये सब चीजें किसी प्रदेश के लिए बड़ी हानिकारक होती हैं। मैं कह रहा हूँ कि अल्पसंख्यक का मतलब आज के जमाने में मुसलमान रह गया है। कोई जैन, बौद्ध, सिख, यहूदी, ईसाई, पारसी इत्यादि भी वो हैं, अल्पसंख्यक हैं। उन लोगों को कोई शिकायत नहीं रहती है। अच्छा, जो अल्पसंख्यक बहुमत में है, या यूं कह लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक, लगभग इनकी आबादी 22 करोड़ है। मैं कहता हूं कि इंडोनेशिया को अगर छोड़ दिया जाए तो इतनी बड़ी आबादी किसी की नहीं है। 22 करोड़ में यूरोप के लगभग 12-13 देशों को शामिल करेंगे तब वहां उनकी आबादी 22 करोड़ होती है। तो 22 करोड़ व्यक्ति को तो पहली बात अल्पसंख्यक कहा जाता है, अभी गलत है। और अल्पसंख्यक कह के मतलब तमाम जो पिछली सरकारें थी, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अल्पसंख्यकों के नाम से विशेष योजनाएं चला के उनकी तमाम भर्तियां की गई, तमाम योजनाओं का लाभ उन्हीं को मैक्सिमम मिला। तो ये तमाम गुंडागर्दी थी, तमाम माफियागिरी थी, तमाम लूट खसोट थी, छिनैती थी, अपराध थे, चोरी, हत्या, डाका, बलात्कार वगैरह सब कुछ मतलब अपने चरम पे हुआ करता था। जी, अभी आपने कहा कि बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, लेकिन खुशी दुबे का प्रकरण जो चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, तो उसको भी तो अपराध ही कहा जाएगा, वो भी एक अपराध है। तो कैसे माना जाए कि इस वर्तमान सरकार में अपराध न्यूनतम स्तर पर है? और दूसरी बात, और आपने कहा कि परिवारवाद, तो जय शाह जी जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में है, अगर यह परिवारवाद नहीं है तो क्या है? देखिए, मैं अमित शाह और जय शाह की जो आप बात कर रहे हैं, तो जय शाह बहुत ही योग्य व्यक्ति है। जय शाह में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये सबसे बड़ा, अगर कोई किसी के अंदर संगठन की क्षमता होती है और उस संगठन से अच्छा काम लिया जा सके, तो यह क्षमता जय शाह में है। केवल इसलिए जय शाह को खारिज नहीं किया जा सकता कि वह अमित शाह के बेटे हैं। अच्छा, अभी इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, तो उसके कार्यकाल की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल को किस नजरिए से आप देखते हैं? और आपको वर्तमान समय में क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? देखिए, पहले की जो सरकार थी, मुझे उससे यही जो शिकायतें थी मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरी जो सबसे बड़ी शिकायत मुझे है कि वह सरकार एक वर्ग विशेष
जाति विशेष को लेके चलती थी जी एक संप्रदाय विशेष को लेके चलती थी जी ठीक ना। बाकी लोगों को उन्होंने नजरअंदाज भी किया है, अगर उनके दिल से पूछिए तो ऐसी बात है। आज के समय में हर जातियों के लोग वोटों की मोटी मोटी गठरी लेके आए हुए हैं। प्रदेश स्तर की जो पार्टियां हैं जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, सबके पास कि मतलब मेरे पास मतलब राजभरों के वोटों की बहुत बड़ी गठरी है, मुझे कितना पद मिलेगा, मुझे कितनी सहभागिता मिलेगी। तो कोई मेरे पास चौहान बिरादरी का बहुत बड़ा वोट है, उसकी गठरी भी भारी है, तो मुझे क्या मिलेगा। तो इस तरह से करके जो गठबंधन हुए हैं, हालांकि ऐसे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। मैं ऐसी सभी पार्टियों को सिरे से खारिज करता हूं जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं। जी, आपने कहा कि मोटी मोटी जो जातियों के जो मसीहा बनने का दावा कर रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी का एक संगठन बना के अपनी जाति को कहीं कहीं बरगलाने और छलने का काम करते हैं। उनका मेन मुख्य उद्देश्य रहता है सत्ता की प्राप्ति, और सत्ता में किसी न किसी छोटे बड़े पद पर रहकर अपना कार्य सिद्ध किया जाए, ऐसा उनका प्रयोजन रहता है। आपके कहने का मतलब, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि चूंकि आप एक ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण जैसे विकास दुबे वाला प्रकरण बहुत जोर शोर से चल रहा था, और बहुत सारे और इस सरकार में ब्राह्मणों की हत्याओं का भी मामला जोर शोर से चल रहा है, बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या भी हुई। तो अब की बार ब्राह्मण समाज किसको वोट करने जा रहा है और क्यों वोट करने जा रहा है? देखिए, ब्राह्मण सुदामा भी है जी, ब्राह्मण परशुराम भी है जी, ब्राह्मण रावण जैसा राक्षस भी है जी, ठीक ना जी, तो ब्राह्मण समाज में हर तरह के लोग, ब्राह्मण चाणक्य भी है जी, ठीक ना जी, तो आप ब्राह्मण दुर्वासा भी है। जी, तो आप ब्राह्मण को किस रूप में देखना चाहते हैं? वैसे भी ब्राह्मण वह त्यागी रहा है जी, परशुराम ने सत्ता के लिए युद्ध नहीं किया था, जी, सारे युद्धों को लड़के उन्होंने, वह स्वयं राजा नहीं बने थे। जी, चाणक्य ने महापद्मनंद का विनाश करके स्वयं राजा नहीं बने थे जी, ठीक ना। तो हम लोगों को कोगनृप हो हम ही कहानी, लेकिन प्रदेश को एक विजनरी सीएम चाहिए, जी, देश को एक विजनरी पीएम चाहिए जी, जो अपना टारगेट दूरगामी वह लक्ष्य सिद्ध करे। जी। तो ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। और एक चीज आखिरी सवाल मेरा आपसे अब रहेगा, क्योंकि आपने सुदामा की बात कही है, तो कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है जग विदित है, हमारे पौराणिक कथाओं में वर्णित है, हम उनको मानते हैं। और कहीं न कहीं कृष्ण सुदामा तो भाई कृष्ण के वंशज अखिलेश यादव जी भी हैं, तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इस बार तो रंग ला सकती है चुनाव में। समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण वोट कर सकते हैं अगर इस तरीके से देखा जाए, क्योंकि कृष्ण सुदामा यदुवंशी और ब्राह्मण। तो अब की बार आप समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, कृष्ण अगर यह बने माननीय अखिलेश जी, तो मैं सुदामा बनने के लिए तुरंत तैयार हूँ। केवल वह कृष्ण बने न, वह अपने आप को केवल उनका 1% 1% अगर अपने अंदर बदलाव ला दें, तो मैं तुरंत अपने ही नहीं बल्कि हर ब्राह्मण को मैं सुदामा बना दूंगा जी। हाँ, एक संगठित करके आप ब्राह्मण को सुदामा बनाएंगे। अगर आपके कहने का मतलब कि अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, तो उन्होंने कहीं ब्राह्मणों के साथ जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से ब्राह्मणों के हित में वो कार्य नहीं कर रहे हैं, आपके कहने का मतलब है? ऐसी कोई बात नहीं है जी। ब्राह्मण अपना हित अगर रखता है, अपने हित को सर्वोपरि रखता है, तो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण का मतलब ही होता है त्याग करना जी। आप बताइए, आजादी की लड़ाई देख लीजिए, पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई जी, सत्ता लेने के लिए चलाई थी जी। बीच में चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु क्या सत्ता लेने के लिए गोली चला रहे थे जी। अंतिम गोली चलाने वाले नाथूराम गोडसे जी थे जी, ठीक ना जी। तो उन्होंने भी सत्ता के लोभ में ऐसा नहीं किया था, ठीक ना। और ब्राह्मण सबसे मजे में था अंग्रेजों के राज में जी। ब्राह्मण जमींदार हुआ करते थे जी। यहाँ तक कि मुगलों और तुर्कों के राज में भी इनसे जजिया कोई ले नहीं पाया, तब भी यह मजे में थे जी। अंग्रेजों के राज में भी मजे में थे, लेकिन ब्राह्मण जो रहा है वह यह कभी नहीं बर्दाश्त कर पाया
कि विदेशी शासन देश में रहे। जी। इसीलिए ब्राह्मणों ने अंग्रेजों का भी विरोध किया, और भले ब्राह्मण बुरी स्थिति में चला गया हो लेकिन उसने अंग्रेजों को भगाया। हमारी स्थिति भले बुरी हो जाए लेकिन हमारे देश के बाकी समाज, ब्राह्मण देखिए आज भी जब शादी विवाह करवाने जाता है तो परजौटी में 12 साड़ी 15 साड़ी मांगता है। पहले सबको दिला लेता है, विदाई दिलवाएगा, सबको वो परजौटी दिलाएगा, बाद में अपने लेता है। तो कुल मिला जुला कर अब की बार जो भी सरकार चुन के आती है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जो भी सरकार हो, उससे क्या आप उम्मीदें रखेंगे? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा दुनिया में किसी की सरकार बन जाए, कांग्रेस की सरकार न बने। कांग्रेस का नाम लेके बड़ी मन में पीड़ा होने लगती है, ठीक ना। तो बाकी मैं स्वागत करता हूँ माननीय अखिलेश जी का भी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जी, ठीक ना। मुझे उनसे केवल जो शिकायतें थी मैंने कह दिया। उम्मीद करता हूं कि अगर दोबारा उनको प्रदेश की जनता बनाए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो परिवारवाद तक भी कर ले तो भी चलेगा, लेकिन जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण वाला है और देश में दंगे और वो अशांति और जो भेदभाव होता था वह भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी, आप मेरे चैनल पे आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बने रहिए गांव जवार न्यूज के साथ। धन्यवाद।